गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास हम चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इकोसिस्टम को हम समझ रहे थे कि एक इकोसिस्टम लिविंग बीइंग, लिविंग कंपोनेंट और जो नॉन लिविंग फैक्टर या नॉन लिविंग कंपोनेंट है उनके इंटरेक्शन से बनता है। तो लास्ट क्लास में हमने जो रेस्पॉन्सेज हैं, कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर्स के लिए, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज बच्चों हम आगे पढ़ेंगे अडेप्टेशन के। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर अडेप्टेशन भी पाए जाते हैं। हाँ जी बच्चों, अडेप्टेशन, द टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? कोई भी ऐसा चेंज या कोई भी ऐसे चेंजेस या एट्रीब्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिससे वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव कर जाते हैं, वहां अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स को, इन चेंजेस को क्या कहते हैं? अडेप्टेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन चेंजेस को अडेप्टेशंस कहते हैं। ओके, तो इसमें मैं कई सारे एग्जांपल्स आज एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट है कंगारू रैट का, कंगारू रैट, और डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट में क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद में स्टोमेटा, स्टोमेटा इन डीप पिट, स्टोमेटा इन डीप पिट से लेते हैं कैम पाथवे, और थर्ड है ओपनसिया, और फोर्थ है एलन्स रूल, एलन्स रूल। फिफ्थ इज एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस। और सिक्स्थ इज आर्काई बैक्टीरिया, आर्काई बैक्टीरिया। एंड सेवंथ इज डेजर्ट लिजर्ड, डेजर्ट लिजर्ड। यस बच्चों, ये जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी अडेप्टेशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन का मतलब होता है ऐसे एट्रीब्यूट्स या ऐसे चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनको उनके एनवायरनमेंट के अनुसार उनको ढाल देते हैं, उस एनवायरनमेंट में सरवाइव बनाए रखते हैं। तो इन चेंजेस को, इन एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अडेप्टेशंस कहते हैं। तो नेचुरली बच्चों, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अडेप्टेशंस आती है, बिल्कुल हमारे अंदर भी है। आज से पहले जब एसी वगैरह का नहीं था चलन इतना, तो हम भर भयंकर गर्मी में भी सहन कर पाते थे। लेकिन आज हम ज्यादा कंफर्ट में रहते हैं, इसलिए हमें गर्मी सहन नहीं हो पाती। ठीक है, तो जैसा हम अपने शरीर को रखेंगे वैसा ही शरीर जो है
अडेप्ट हो जाता है। ओके बच्चों, तो इसमें फर्स्ट मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है कंगारू रेट। जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स हैं, ध्यान से सुनना, जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स के अंदर डेजर्ट है, वो डेजर्ट में आपको पता है पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, तो वहां के जो कंगारू रैट है उनमें एक अडेप्टेशन पाया जाता है। इन कंगारू रैट्स के अंदर जो फैट होती है, जो रिजर्व फैट होती है, इसको ये ऑक्सीडाइज करते हैं, तो अपने फूड की डिमांड को भी पूरा करते हैं और फैट के ऑक्सीडेशन से वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, जिससे वो पानी को भी पानी की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट के अंदर कंगारू रैट पाए जाते हैं। ये कंगारू रैट पानी की कमी को, पानी की डिमांड को कैसे पूरा करते हैं, ये अपने अंदर जो रिजर्व फैट है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, उसके ऑक्सीडेशन से न्यूट्रिएंट एनर्जी भी मिलती है, न्यूट्रिशन भी मिलता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं जो उनकी पानी की डिमांड को पूरा करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं समझता हूं आप सबकी क्लियर हो गया। क्लियर है शोएब एंड पुलकित? नेक्स्ट लेते हैं डेजर्ट प्लांट। बच्चों डेजर्ट प्लांट, जहां भी डेजर्ट का नाम आता है तो वहां पर टेम्परेचर हाई, जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, स्पेशली गर्मियों में 50 डिग्री भी क्रॉस कर जाता है। तो एक तो हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर जब होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से पानी की कमी हो जाएगी, पानी जो है प्लांट से ट्रांसपीरेशन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो एक तो वो, दूसरा पानी की पहले से ही कमी होना, मिट्टी के अंदर पानी की कमी होना। तो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर अडेप्टेशन पाया जाता है, वो वहां सर्वाइव कर पाते हैं। पहला अडेप्टेशन ये है कि उनकी लीव्स के ऊपर क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है जो ट्रांसपीरेटरी लॉस को कम करते हैं। सेकंड लेते हैं, इनके जो स्टोमेटा है, जो पत्तियों पर पाए जाने वाले जो छेद हैं, जो स्टोमेटा है वो डीप होते हैं, जिससे वाटर का लॉस कम से कम हो। नेक्स्ट लेते हैं, इन प्लांट्स के अंदर केम पाथवे पाया जाता है। केम पाथवे जो है आपने 11th में पढ़ा होगा, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। इस पाथवे के अंदर क्या होता है कि जो डेजर्ट के प्लांट हैं, दिन के समय इनके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और रात के समय जो स्टोमेटा है इनके वो ओपन होते हैं। तो रात के समय ये CO2 को काम में ले लेते हैं और ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो बनना शुरू हो जाता है। दिन के समय स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। दिन के समय जो मैलिक एसिड जो होता है वो CO2 रिलीज करता है और वो CO2 केल्विन साइकिल में हेल्प करता है। यानी कि इन प्लांट्स के अंदर पहले मैलिक एसिड बन जाता है, तो इसके लिए रात के समय स्टोमेटा ओपन होते हैं, CO2 को ले लिया जाता है, जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मटेरियल दिन के समय जो है CO2 रिलीज करता है, जो कि केल्विन साइकिल में यूज आता है। तो दिन के समय स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। तो ये तीन अडेप्टेशन आप देख सकते हैं डेजर्ट प्लांट के अंदर। यही कारण है कि डेजर्ट के जो प्लांट है पानी की कम अवेलेबिलिटी में भी सर्वाइव करते हैं डेजर्ट हाई टेम्परेचर की कंडीशंस में। नेक्स्ट लेते हैं केम ओपनसिया। ओपनसिया कैक्टस प्लांट को कहते हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर जो है इन प्लांट्स के अंदर बच्चों जो लीव्स हैं वो रिड्यूस होके स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। कैक्टस प्लांट के अंदर जो कांटे जो आप देखते हैं, जो कांटे या थॉर्न आप देखते हैं, वो एक्चुअल में दे आर द लीव्स ऑफ दिस प्लांट। तो इस प्लांट की ये जो लीव्स है ये रिड्यूस होके स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है और जो स्टेम है वो फ्लैशी हो जाता है और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। यानी कि स्टेम लीव्स का फंक्शन करता है और लीव्स जो है रिड्यूस हो जाती है, जिससे ट्रांसपीरेशन के द्वारा जो लॉस है पानी का कम से कम हो इन प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं, ओपनसिया भी हो गया। नेक्स्ट लेते हैं एलन्स रूल। बच्चों अब एक नया अडेप्टेशन देखिए, जो पोलर रीजन है, जो बर्फीले जो इलाके हैं, वहां पर जो एनिमल्स हैं जनरली ये देखा गया है कि जो ठंड जो है ये कानों से और पांवों से लगती है। एलन का रूल ये कहता है कि जो ठंड जो है, जो कोल्ड है, वो कानों से और पांवों से लगती है। तो यही कारण है कि जो कोल्ड रीजन्स हैं वहां जो एनिमल्स होते हैं उनके कान छोटे होते हैं और जो पांव है वो भी छोटे होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कई एनिमल की स्किन के नीचे जो है फैटी लेयर पाई जाती है, जिससे बॉडी का इंसुलेशन होता है और हीट बाहर नहीं निकल पाती है और ठंड कम लगती है।
तो एलन का रूल ये कहता है कि ठंडे इलाकों के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके कान छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और जो पाँव है, लेग्स है, वो भी शॉर्ट होती हैं, जिससे उन्हें ठंड कम लगती है और इसीलिए वहां वो सर्वाइव कर पाते हैं। इसके अलावा उनकी स्किन के नीचे भी फैटी लेयर पाई जाती है जो उन्हें ब्लबर जिसे कहते हैं, जो उन्हें ठंड से बचाती है। ठीक है, क्लियर है आप सबके? चलिए, एलन का रूल, इसे हम कहते हैं एलन का रूल। विंटर ठंडे इलाकों में एनिमल्स में कान का शॉर्ट होना और लेग्स का शॉर्ट होना, दिस इज, ये क्या है? एलन का रूल है। नेक्स्ट लेते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। अब आपने देखा होगा बच्चों के जो लद्दाख है या जो हिमालय की जो ऊपर की जो सीरीज है, ठीक है, तो वहां पर जैसे जैसे जाते हैं तो वहां एयर का प्रेशर कम होता है। यस, एल्टीट्यूड सिकनेस क्या कहती है कि आपने ये पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि जो हायर इलाके हैं, जो ऊंचाई वाले जो एरिया हैं, जैसे कि लद्दाख है, तो वहां जब जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो एयर का प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कम होता चला जाता है और इसी वजह से जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं रहती और जो है ऑक्सीजन की कमी से जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस। तो जो ऑक्सीजन की कमी को थोड़े समय बाद में फुलफिल कर लिया जाता है, ये एल्टीट्यूड सिकनेस थोड़ी देर नजर आती है। इसमें नोजिया होना, फटीग होना, मतलब बेचैनी होना, थकान हो जाना, चक्कर आना, ये सब सिम्टम नजर आते हैं, लेकिन थोड़ी देर में इसको कंपेंसेट कर लिया जाता है। जो बॉडी होती है वो ऊंचाई के एरिया के लिए अडेप्ट हो जाती है। और ये कैसे अडेप्ट होती है कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ने से क्या है कि वो ज्यादा जो ऑक्सीजन को बाइंड कर पाती है और वो जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरा हो जाती है। तो आपको समझ में आया एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है? कि ऊंचाई के इलाकों में जाने पर वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी आने से ऑक्सीजन की कमी के आने से बेचैनी होना, थकान होना, ये सब सिम्टम नजर आते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद में हमारी बॉडी उसको कंपेंसेट कर लेती है और अडेप्ट हो जाती है उस एनवायरनमेंट के लिए। और ये कैसे होती है कि हमारी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ज्यादा आरबीसी बनने से क्या है, वो ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर पाती है और फिर वो जो सिम्टम है वो सही हो जाते हैं। आपने देखा ये है कि लद्दाख वगैरह में इतने हाई माउंटेन एरिया में भी कई सारे जो लोग हैं वो रहते हैं, कई प्रजातियों के, जो कई समुदायों के जो लोग हैं वहां रह ही रहे हैं, तो इसी वजह से वहां अडप्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं आर्काई बैक्टीरिया। आर्काई बैक्टीरिया, नेक्स्ट टॉपिक इज आर्काई बैक्टीरिया। आर्काई बैक्टीरिया क्या है बच्चों? आर्काई बैक्टीरिया भी किंगडम मोनेरा के ही ऑर्गेनिजम्स हैं और आपने 11th में पढ़ा है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में या बहुत ज्यादा सेलाइन कंडीशंस में भी ये पाए जाते हैं। तो क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो स्पेसिफिक नेचर की होती है, वो इनको सर्वाइव करवाती है। तो आर्काई बैक्टीरिया के अंदर भी ये अडेप्टेशन पाया जाता है। ठीक है, और आर्काई बैक्टीरिया जो डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं या हाई टेम्परेचर रेंज या एकदम ही लो टेम्परेचर रेंज और हाई सेलाइन कंडीशंस पर पाए जा सकते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है अडेप्टेशन को समझाने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं डेजर्ट लेजर्ड। बच्चों आपने देखा ही है कि जो मैमल्स और बर्ड्स हैं उन्हीं के अंदर होम्योस्टेसिस की एबिलिटी होती है, वो अपने आप को जो है बैलेंस कर लेते हैं अपने आउटर एनवायरनमेंट के साथ में, अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते और इसके लिए वो मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च करते हैं। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हो चाहे एम्फीबियंस हो, दे आर द पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। तो जो डेजर्ट लिजर्ड्स हैं, और यही कारण है कि जो अदर एनिमल है, चाहे वो रेप्टाइल हो चाहे एम्फीबियन हो, वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चले जाते हैं विंटर में और समर्स के अंदर। तो जो डेजर्ट लिजर्ड्स हैं इनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं देखे जाते, लेकिन इनके अंदर एक बिहेवियरल अडेप्टेशन का फॉर्मेट देखा जाता है डेजर्ट लिजर्ड्स के अंदर, कि जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है तब ये अपने आप को छांव में ले जाती हैं, अपने आप को शेडो में ले जाती है, या कई एनिमल ऐसे भी होते हैं जो बरो कर जाते हैं, सॉइल के नीचे चले जाते हैं और हाई टेम्परेचर से अपने आप को बचाते हैं।
और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो ये अपने आप को सनलाइट के अंदर बाथ कर लेती है, अपने आप को सनलाइट के अंदर ले जाती है। फिर से जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होने लगता है तब ये वापस से छाया में आ जाती है। तो ये डेजर्ट लिजर्ड्स का बिहेवियरल अडेप्टेशन भी ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, यहां तक आप सबको अगर क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दें। पॉपुलेशन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। हाँ, मैं पहले नोट कर ही लेता हूं। बर्थ रेट, डेथ रेट, and the third is sex ratio, and population density, population density। पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ जी बच्चों ध्यान से देखिए, पॉपुलेशन क्या है। शोएब आप जानते हो पॉपुलेशन क्या है? कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है किसी एक एरिया में या किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट में, पहले हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं तो जो नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं तो वो उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। या किसी कंट्री के किसी कंट्री के अंदर कितने ह्यूमन बीइंग्स हैं तो वो सारे क्या है उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है ना। पॉपुलेशन किसी बैक्टीरिया की भी हो सकती है कि एक कल्चर प्लेट के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं तो उनके ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। तो नेचुरली जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। ये क्यों होती है इंक्रीज और डिक्रीज, ये टॉपिक बाद में लेंगे हम। पहले हम लेते हैं पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कहते हैं पॉपुलेशन के कैरेक्टर को या गुणों को। तो फर्स्ट लेते हैं बर्थ रेट। एक व्यक्ति या तो जीवित रह सकता है या मर सकता है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन जो है वहां पर पॉपुलेशन मरती या जीवित नहीं होती, वहां पर बर्थ रेट होती है या डेथ रेट होती है। तो बर्थ रेट क्या है? अगर मैं वैसे ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो एक साल में 1000 जो लोग हैं उनके ऊपर जितने भी नए और जो पैदा होने वाले जो नए ह्यूमन हैं तो उन्हें हम बर्थ रेट कहेंगे। या फिर जैसे आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चले, पर कैपिटा बर्थ को क्या कहते हैं? बर्थ रेट कहते हैं। यहाँ पर कैपिटा बर्थ का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई और नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है तो वो क्या है? बर्थ रेट है, वो उसकी क्या है? बर्थ रेट है। तो पर कैपिटा बर्थ को क्या कहते हैं? बर्थ रेट कहते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। ओके, नेक्स्ट लेते हैं डेथ रेट। पर कैपिटा डेथ को मतलब हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर या हर ह्यूमन के ऊपर जो नया डेथ हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेथ रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेथ रेट कहते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग भी हो सकता है। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के लिए हम एक साल के लिए हम मेजर करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए एक वीक ही करते हैं। मान लो उसका लाइफ स्पान एक साल है ही नहीं। जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं तो इनका लाइफ स्पान मान लो एक वीक है या एक मंथ ही है, तो फिर हम पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट लेते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या है भाई? एक इंडिविजुअल या तो मेल होता है या फीमेल होता है। एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वो या तो मेल है या फीमेल है, लेकिन एक पॉपुलेशन मेल या फीमेल नहीं होती है। एक पॉपुलेशन का सेक्स रेशो होता है, लिंग अनुपात होता है कि मतलब 1000, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट में या किसी कंट्री के अंदर। ऑन एन एवरेज 1000 जो मेल्स हैं उनके ऊपर कितनी फीमेल्स हैं, तो वो उनका सेक्स रेशो है। वो उनका क्या है? सेक्स रेशो है, ठीक है ना। तो ये चीज। नेक्स्ट लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। एक एरिया के अंदर, एक यूनिट एरिया के अंदर, एक एरिया के अंदर जितने भी और जो भी पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग की यहाँ बात करूं तो मान लो हमने ये डिसाइड किया कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर एरिया में, तो वो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, ठीक है। तो ये डिफर भी हो सकती है। मान लो जैसलमेर लें अगर, तो वो वहां तो बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी, राजस्थान में कम मिलेगी। वहीं आप यूपी या बंगाल चले जाओ तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है: बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलो नेक्स्ट लेते हैं एज पायरामिड। एज पायरामिड फटाफट से देखते हैं बच्चों। एज पायरामिड क्या है? किसी पॉपुलेशन के अंदर जो एज का जो डिफरेंट एज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम एज पायरामिड कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, किसी पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका जो एज का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है उसे हम एज पायरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एज पायरामिड कहते हैं। तो मैं फटाफट से एज पायरामिड बनाता हूं। यहाँ पर 3 पायरामिड हैं, जल्दी से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 9 मिनट रिमेनिंग है। लास्ट तक बने रहना बच्चों, ये टॉपिक मैं कवर करके ही क्लास को रोकूंगा।
बच्चों ये ग्राफ देखिए, ये जो पिरामिड है ये देखिए, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन का पिरामिड है और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये गैस कर सकते हैं कि कोई पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी, कम होगी, स्टेबल रहेगी। शोएब एंड पुलकित ध्यान से देखिए, अभी टाइम है अपने पास में। तो ये एज पिरामिड का, दोबारा सुन लीजिए, एज पिरामिड क्या है? किसी पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उनके ग्राफ को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम एज पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड को देखिए आप, इसमें ये जो पार्ट है, ये प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है उससे पहले के जो बच्चे हैं उनको कह सकते हैं हम। तो एक पॉपुलेशन के अंदर हम ऐसे कर लेते हैं कि बच्चे, यंग और बूढ़े, ये तीन एज ग्रुप रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दो प्लॉट हैं ये प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि बच्चों को शो कर रहा है, बच्चों के नंबर को शो कर रहा है, और इससे पता चल रहा है ये सबसे ज्यादा है इस पॉपुलेशन के अंदर। ये जो ग्रुप है 15, 16 या 14 साल के जो बच्चे हैं इनका ग्रुप है, या उससे कम जो बच्चे हैं 12 साल के या 13 साल के या 10 साल के, वो सबसे ज्यादा है इस पॉपुलेशन के अंदर। फिर ये दो प्लॉट देखिए, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, यानी कि यंग पीपुल का एज ग्रुप है जो थोड़ा सा छोटा है, ये जो प्लॉट है थोड़ा छोटा है, ठीक है। और फिर ये जो बूढ़े लोग हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए है ये दो प्लॉट, तो ये और छोटे हैं। तो इसको देख के पता चलता है कि आने वाले 10 से 15 साल बाद ये पॉपुलेशन बढ़ेगी। पूछो कैसे? मान लो कोई 10 साल के बच्चे हैं या 12 साल के बच्चे हैं, वो 10 साल बाद में जब यंग हो जाएंगे तो नेचुरली वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे, और इसीलिए उनकी पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। ओके, मतलब ये पॉपुलेशन ग्रो करेगी, ये पॉपुलेशन क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। सेकंड लेते हैं, ये यहाँ पर ये स्टेबल रहेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ ये देखिए कि ये जो दो प्लॉट हैं ये शॉर्ट हैं, छोटे हैं, ये प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज को शो करते हैं, और ये जो दो प्लॉट हैं ये रिप्रोडक्टिव स्टेज को शो करते हैं, और ये जो दो प्लॉट हैं ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप है और ह्यूमन का, जो कि बुजुर्ग लोग हैं उनको बता रहा है। तो ये यहाँ पर लमसम क्या है कि ये जो है प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका नंबर जो है लगभग सेम सा ही है। तो ये पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, स्टेबल रहेगी, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये जब 10 साल बाद में या कुछ साल बाद में जब रिप्रोडक्टिव हो जाएगा तो उस समय भी इनका नंबर सेम ही रहेगा, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस पिरामिड को देखिए आप, इस पिरामिड में देखिए जो ये जो प्लॉट है ये शॉर्ट है, मतलब जो प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है ये कम है नंबर में, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा है नंबर में, ठीक है, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो कम है। तो आप देखिए यहाँ पर काफी कुछ साल बाद में जब ये इनकी एज यहाँ वालों की जितनी हो जाएगी तो इनका नंबर तो कम है, तो ये पॉपुलेशन कम होगी, डिक्लाइन होगी। आपको पता है चाइना में एक नॉर्म है कि वन चाइल्ड नॉर्म है, एक ही बच्चा होना चाहिए, लेकिन अब वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ जो वर्किंग लोग हैं नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे थे वो उनका नंबर कम रहा, तो अब वो बड़े हुए तो उनका नंबर कम है, तो जो मेन पावर की वहां कमी आ रही है, जो वर्किंग पीपुल है उनकी कमी आ रही है, ठीक है ना। तो ये है, तो इसको, ये जो प्लॉट है, ये जो पिरामिड है, ये शो करता है कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो जाएगी आने वाले कुछ समय में। ओके, क्लियर है सबके? एक बार हैंड रेज कर दो सारे, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो। ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों, मैं क्लास को यहीं रोकता हूँ।